वैसे डेट डाल लो, हमेशा पहले ये काम किया करो, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए। आज का डेट क्या है? 19 अप्रैल। दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस। जो लोग 9th में हो फिजिक्स डालोगे, जो लोग क्लास 8 में हो फिजिक्स साइंस डालोगे। So today we are going to see the basic understanding of science in general and physics in specific। कि फिजिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ाई होता है, किस तरह से होता है और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो समझते भी चलेंगे और साथ में छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखते भी चलेंगे। ऑल्दो आज जो मैं लिखवाने वाला हूँ उसमें बहुत कम चीजें तुम्हें डायरेक्टली पूछी जाएंगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे कि बताओ फिजिक्स क्या होता है या बताओ यूनिट्स क्या होता है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा। बट दिस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आखिर इस सब्जेक्ट में होता क्या है। ठीक, चलो छोटी छोटी बातें लिखते चलो, फिर मैं समझाते चलता हूँ। लिखो पहले फिजिक्स लिखो। साइंस सबको पता है, साइंस इज द स्टडी ऑफ, और साइंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? द वर्ड साइंस स्टैंड्स फॉर नॉलेज, राइट? साइंस इज नॉलेज। फिजिक्स के बारे में लिखो। लिखो फिजिक्स। तो इनफैक्ट लेट मी स्टार्ट लाइक दिस। साइंस जो है उसको हमारे इसमें मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज फिजिक्स, द अदर इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड इज biology. These are the 3 aspects of science that we study. इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज। सो बेसिकली साइंस इज एवरीथिंग। अगर उस हिसाब से देखो तो नॉलेज सब कुछ नॉलेज ही है। तो साइंस एनगल्फ्स एवरीथिंग अदर देन व्हाट वी से स्पिरिचुअल। फिर आ जाओ फिजिक्स पे, लिखो फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। It is the study of the physical world around us. It is the study of the physical world around us, or the study of nature, the study of nature and natural phenomenon, Next line. Science in general and physics specifically साइंस इन जनरल की जगह पे लिखो इन साइंस in general and in physics specifically we attempt to systematically understand natural phenomenon in details and use the gained knowledge to control modify and predict phenomena Next line. The aim of physics is to explain the diverse physical phenomenon in terms of the aim of physics is to explain the diverse physical phenomenon in terms of a few concepts and laws
एंड लॉज, LAWS लॉज। ठीक है, तो इस पार्ट की कहानी ये थी। हालांकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी हम कहानी बाद में करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। बट केमिस्ट्री इन जनरल इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ मैटर। लिख लो कहीं पे, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर, लिखोगे कहीं पे, है ना, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर एंड इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। लिख लो छोटे में, इट इज स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। Now, as I said, we'll focus on physics today. तो तुमने जो लिखा है उसको समझो, ठीक है, what it says। देखो, कहीं भी अगर तुम सर उठा के देखो तो तुम्हें कुछ ना कुछ, यानी कुछ ना कुछ चलता हुआ, कुछ ना कुछ उड़ता हुआ, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा, राइट। सो द सन राइजेस, द मून कम्स अप, द स्टार्स गेट विजिबल एट नाइट, राइट। बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे मान लो तुम, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अ पेंडुलम, राइट। अगर मैं पेंडुलम लूं और उसको इस तरह खींचूं और छोड़ दूं तो क्या करता है वो, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, राइट, कार्स आर मूविंग। तुम साइकिल से आते हो, साइकिल मूव करता है, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगता है। ऑल दिस कैन बी थॉट ऑफ एज सम फिजिकल फिनोमेना। कुछ तो फिजिकल वर्ल्ड में, कुछ तो नेचर में चल रहा है, राइट। ना हैरानी की बात ये कि इतना सारा डाइवर्स चीज जो नेचर में चल रहा है, राइट। थिंक ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि सूरज के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ चांद घूम रहा है, दैट्स वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड देन अ पेंडुलम इज स्विंगिंग, और इफ आई टेक एन ऑब्जेक्ट एंड आई रिलीज इट, it starts to go down. You will be very surprised to know, many of you might already know, I'm just trying to sensitize this, you'll be surprised to know कि ये सारे जो चीजें हैं फिजिक्स में, छोटे छोटे सिंपल लॉज से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफैक्ट मोर और लेस हाउ द कंप्लीट कॉस्मोस वर्क्स, और ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है, ये पूरा का पूरा जो है वो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स और कुछ छोटे छोटे लॉज अगर समझ लो, उनसे तुम उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। तो फिजिक्स का क्या एम होता है, फिजिक्स का एम होता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इन लॉज को समझना। देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी का एक दृढ़, मतलब स्पेशली फिजिकल फिजिसिस्ट की बात कर रहा हूँ, एक दृढ़ विश्वास है कि नेचर जो है वो सर्टेन लॉज फॉलो करता है। हमें पता नहीं ऐसा क्यों है, वी हैव नो आइडिया, राइट। व्हेन आई से वी, आई मीन एज ह्यूमंस, वी हैव नो आइडिया व्हाई नेचर फॉलोज दिस लॉ, बट वी कैन सी नेचर इज फॉलोइंग दिस लॉ। तो हमारा काम का क्या है, हमारा काम है इनको ऑब्जर्व करके, इन नेचर को ऑब्जर्व करके, नेचर में एक्सपेरिमेंट करके इन लॉज को समझना। और एक बार इन लॉज को समझ गए, देन वी विल यूज दिस लॉज इन ऑर्डर टू डू व्हाट हमने लिखा है, कंट्रोल फिजिकल फेनोमेना, मॉडिफाई फिजिकल फेनोमेना, और प्रेडिक्ट थिंग्स, राइट। हम प्रेडिक्शन करेंगे, और ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग ऑल दैट वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर आवर बेनिफिट, हम उसको अप्लाई करेंगे किसी चीज के लिए। सो जैसे अगर मैं फिजिकल न्यूटन की बात करूं, न्यूटन के लॉज की बात करूं, तो व्हेन न्यूटन्स लॉज वेर डिस्कवर्ड, व्हेन न्यूटन डिस्कवर्ड दोस लॉज, राइट। सब लोग सुनोगे ग्रेविटी के लॉज है, अगर पढ़ोगे आगे चल के, न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉज डिस्कवर किए, सो एंड मोशन के लॉज डिस्कवर किए। देयर इज अ सिंपल लॉ, यू डोंट हैव टू राइट दिस, बट एक सिंपल सा लॉ है, F इक्वल टू m इंटू a, राइट। सिंपल सा लॉ, ये बोलता है फोर्स जो है वो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ऑल ऑफ यू नो दिस लॉ, बट यू हैव नो आइडिया ऑफ द पावर ऑफ दिस लॉ। इस छोटे से लॉ से हर चीज जो मैंने कहा, चांद अर्थ के तरफ जो चारों तरफ जो घूम रहा है, अर्थ जो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है, मैं जो छोड़ दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हम जो चांद में चले गए रॉकेट से, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग दिस सिंपल लॉ। एक छोटा सा लॉ से सब कुछ बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस लॉ से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा होगा। देखिए कैलेंडर में, टीवी में, रेडियो में, जहां भी तुम सुनते हो कि एक सप्ताह, एक वीक के बाद एक्लिप्स होने वाला है, राइट, ग्रहण होने वाला है, सूरज ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है। हाउ डू वी नो कि सूरज ग्रहण होने वाला है? हाउ डज दैट पर्सन नो कि चंद्र ग्रहण होने वाला है? बाय यूजिंग न्यूटन लॉ। यही क्वेश्चन
यही बताता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। वेरी वेरी पावरफुल लॉ। अगेन यू विल अंडरस्टैंड द पावर जैसे जैसे पढ़ते चलोगे। बट समझो फिजिक्स की कहानी, फिजिक्स बोलता है कि नेचर में ऐसे लॉज हैं जिनको अगर तुम समझ जाओ, छोटे छोटे लॉज जिनको अगर तुम समझ जाओ तो बड़ी बड़ी चीजें जो ब्रह्मांड में चल रही हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव जस्ट रिटन। क्लियर? चलो कुछ और लिखते हैं, आगे ठीक बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। laws of physics, laws of physics is a statement, laws of physics is a statement in word form, in word form or in equation form that summarizes the result, that summarizes the result of experiments and observations for a certain range of physical phenomena. मैं Sir, can रिपीट you करूंगा, please अपना repeat? लिखते चलो। I'll repeat, you don't have to ask. I'll repeat, don't have to ask. और अगर गलती से कुछ छूट भी जाए, you have the recordings with you. Laws of physics is a statement in word, is a statement in word form or in the form of an equation that summarizes the result of experiments, that summarizes the results of experiments and observations for a certain range of physical phenomena, for a certain range of physical phenomena, right? तो लॉ क्या है? लॉ इज अ वर्ड स्टेटमेंट, वर्ड में लिखा हुआ कोई चीज या फिर इक्वेशन में लिखा हुआ कोई चीज जो कि एक्सपेरिमेंट से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है और चीजों को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। जैसे जब तुम क्लास 9 में फिर से पढ़ोगे, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑल्दो वी डोंट कॉल इट अ लॉ, बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि एक वर्ड स्टेटमेंट है। और वो वर्ड क्या बताता है, वो स्टेटमेंट क्या बताता है? वो स्टेटमेंट बताता है कि अगर किसी भी चीज को तुम पानी में रख दिए, राइट, या इन जनरल कोई भी लिक्विड में काम करता है, बट क्योंकि तुम पानी से वाकिफ हो तो पानी की बात करते हैं। अगर तुमने किसी भी चीज को लिया और पानी में रख दिया, तो क्या वो डूबेगा या वो तैरेगा, ये किस बात से डिसाइड होगा? दैट इज गिवन बाय दिस लॉ, दिस प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है वो लॉ, क्या करता है वो बात की कहानी, बट दैट इज अ वर्ड स्टेटमेंट जो बताता है कि अगर तुमने किसी चीज को पानी में रख दिया तो क्या होगा। सिर्फ यही नहीं बताता, बल्कि उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, एक बार उस लॉ को समझ लोगे तो ये भी बता पाओगे कि जो चीज नहीं डूबेगा, राइट, कुछ चीजें डूबेगी, कुछ चीजें तैरेंगी, जो चीज नहीं डूबेगा, जो चीज तैरने वाला है, वो कितना डूब के तैरेगा ये भी वो बता देगा, राइट। अगर मैंने एक लॉग लिया, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और लकड़ी के टुकड़े को पानी में रख दिया, राइट, एक लॉग है, एक लॉग को पानी में रख दिया, नाउ दैट लॉग इज गोइंग टू फ्लोट, इट्स नॉट गोइंग टू सिंक, बट दैट लॉ और दैट प्रिंसिपल हैज द पावर टू प्रेडिक्ट। और कैलकुलेशन करोगे, तुम ही करोगे क्लास 9 में आगे, कैलकुलेशन करोगे कि अगर मैंने उस लॉग को पानी में छोड़ दिया तो उस लॉग का कितना पार्ट पानी के नीचे होगा और कितना पार्ट पानी के ऊपर होगा। These are very critical calculations when you are designing something like a boat, like a ship, right? ये तो करोगे जब शिप लोगे और पानी में उतारोगे, तो ऑब्वियसली तुम नहीं चाहोगे कि शिप इतना नीचे चला जाए कि जो लोग बैठे हैं वो लोग भी पानी के नीचे हो जाए, उसका जो डेक है वो पानी के नीचे नहीं होना चाहिए। those are calculations which are done based on those simple little calculations। ये बोलता है तुम्हारा फिजिकल लॉ। ये क्लियर है? तो छोटे छोटे इक्वेशन, छोटे छोटे वर्ड के स्टेटमेंट्स जो तुम्हें बताएगा कि नेचर किस तरह से काम कर रहा है, जैसे ये। नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ के लॉ के बारे में कुछ चीजें लिखो। अ लॉ हैज नो प्रूफ, अ लॉ हैज नो प्रूफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, law generally exists in very simple forms, law generally exists in very simple forms।
a new, next line, a new development in physics, a new development in physics may extend the range of validity of a law. A new development in physics may extend the range of validity of a law. The range of validity of a law. Next line, new experiments may result in modification or changes in physical laws. Right, so very simple चीज है. सबसे पहले तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग सोचते हैं कि ये लॉ कैसे प्रूव करेंगे. राइट, हाउ डू यू प्रूव F equal to ma, हाउ डू यू प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ डू यू प्रूव आइंस्टाइन्स के थ्योरीज. दे डोंट हैव एनी प्रूफ. कोई प्रूफ नहीं होता. राइट, इनफैक्ट लॉज ये कहता है कि तुम अगर इस बात को मान लो, राइट, मैं कुछ बात कह रहा हूं, इस बात को अगर तुम मान लो तो तुम पाओगे कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन इस चीज से प्रेडिक्ट किया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है. जैसे F equal to ma, F equal to ma का कोई प्रूफ नहीं. देयर इज नो प्रूफ व्हिच सेज F equal to ma. एक और लॉ पढ़ोगे F equal to G m1 m2 by r square, क्लास 9th में ही पढ़ोगे. This is another formula for force between two objects. Now there is no proof for this. कोई प्रूफ नहीं. बट न्यूटन कहते हैं कि अगर तुम इस लॉ को मान लो, राइट, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सही है, और फिर देखो इसका इफेक्ट. ये तुम्हें बताएगा कि चांद कितने दिन में अर्थ के चारों तरफ घूम जाएगा. ये तुम्हें बताएगा कि अर्थ सन के चारों तरफ कितने दिन में घूम जाएगा. ये बताएगा तुम्हें कि एक दिन के बाद अर्थ कहाँ होगा. ये तुम्हें बताएगा आधे घंटे के बाद अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन कहाँ पे होगा. ये तुम्हें बताएगा हर प्लेनेट अभी कहाँ पे है. राइट, ऑल दिस कैन बी प्रेडिक्टेड. दैट्स हाउ पावरफुल दिस लॉज आर. बट देयर इज नो प्रूफ. कोई प्रूफ नहीं. If time permits, I'll tell you a very cool story about this law. आगे चल के, right? In fact, let me share that story because it's a very interesting story. How powerful these laws are. जब न्यूटन ने ये लॉ दिया तो लोग उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने लगे. एंड धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये जितने चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि वो पेंडुलम स्विंग क्यों करता है, किस तरह से कर रहा है, कहाँ पे रहेगा, ये सारे प्रेडिक्शन वो करने लगा. राइट, चांद कहाँ पे, सूरज कहाँ पे, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे थे अब उसको एक्सप्लेन कर पाते. मैथमेटिकली वी कुड सी कि ऐसा कैसे हो रहा है और कहाँ पे कब कौन सा चीज रहेगा. मैथमेटिकली दिख रहा था. नाउ यूजिंग दीज, सो पीपल वर वेरी कन्विंस्ड कि ये लॉ सही है, इस लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है. नाउ उस समय there were some planets which had been already discovered. So we could see Mercury, Venus, Earth तो हमारे हो गया, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. इतने सारे planets already discover हो गए थे. These are visible planets. These are visible through the naked eye. Uranus को थोड़ा बहुत telescope लग जाता, but we can see. Now इतने ही थे. These were the only planets known in the 17th century. I believe it was 17th century. 17th century के टाइम पे इतने ही प्लैनेट्स होंगे. ठीक, इतने ही प्लैनेट बता दो. नाउ व्हेन पीपल अप्लाइड दिस लॉ ऑन यूरेनस, तो पाया गया कि जो प्रेडिक्शन है कि यूरेनस कहाँ रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा गलत आ रहा था. स्मॉल लिटिल एरर्स. जैसे इस लॉ को लगाया, बोला यूरेनस अभी 7 बजे यहाँ रहना चाहिए, तो पता चला 7 बजे यहाँ नहीं, थोड़ा सा इधर है. Right? So what did people think? People thought कि इसका मतलब न्यूटन्स लॉज जो है हमारे अगल बगल में ही चलेगा, दूर चले जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर पाए. That was the first thing. Then people were reluctant to throw this law out. कि इतना सारा चीज बता रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, लॉ सही है और हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. Then there was another mathematician who did a reverse calculation. उसमें बोला एक काम करते हैं, ये पता करते हैं कि ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ सही है, और फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि अगर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि यूरेनस यहाँ नहीं दिखता वहां दिखता है, ऐसा होने के लिए क्या चाहिए होगा. सो ही डज दैट कैलकुलेशन एंड ही प्रेडिक्ट्स
कि हो ना हो, यूरेनस के पीछे एक प्लेनेट है जो हमें दिखता नहीं है बट है, और वो जो है वो यूरेनस को अपना फोर्स लगा रहा है, वो पुल कर रहा है, और उसकी वजह से यूरेनस जो है वो इधर उधर दिख रहा है. देन यू यूटिलाइजेस द सेम इक्वेशन टू प्रेडिक्ट कि वो जो प्लेनेट है अगर हुआ तो वो कहां होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, और उसने पेपर में छपवा दिया कि ये लो, मेरे हिसाब से न्यूटन का लॉ अगर सही है तो तुम इस डेट को इस टाइम में तुम अपना टेलीस्कोप जो है उधर लगा लो तो तुम्हें एक प्लेनेट दिखना चाहिए. एंड एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था with the best known telescopes at that time, and he points the telescope in the direction that this person gave, and Neptune was discovered. तो नेपच्यून की डिस्कवरी जो थी वो न्यूटन्स लॉ का प्रेडिक्शन था. जो इतना छोटा प्लैनेट है, दिखता नहीं, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहां देखूं मैं कि मुझे नेपच्यून दिखेगा. पीपल हैड नो आइडिया. दिस लॉ प्रेडिक्टेड कि नेपच्यून है, और सिर्फ है नहीं बल्कि कहां पे दिखेगा. दैट्स द पावर ऑफ द लॉ, राइट. सोचो यहाँ बैठ के इतना दूर, मतलब दूरी का तो खैर कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते कि कितना दूर है, उसके बारे में यहाँ पे प्रेडिक्शन हो सकता है. That's the power of the law. But again, you have to assume this. You have to assume that this is true for a moment. अगर पूछोगे ये बताओ ये कहां से आया, नेचर ऐसा क्यों कर रहा है, then we have no answer, no clue. We have no proof to laws. That is what the first point says. कोई प्रूफ नहीं है. दूसरा क्या बोला, laws are generally small. देख सकते हो छोटे छोटे इक्वेशन. सोचो पूरा ब्रह्मांड एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसा इक्वेशन जिसमें शायद 4 या 5 वेरिएबल है, ठीक, इतने छोटे छोटे इक्वेशन. देन इट सेज कोई भी अगर नया डेवलपमेंट होता है तो उसके लॉ का जो रेंज है वो एक्सटेंड होता है. जैसे न्यूटन का डिस्कवरी के बाद पता चला कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ हमारे अगल बगल काम नहीं करेगा बल्कि दूर दूर ब्रह्मांड में भी काम करता है. सो इट एक्सटेंड्स द रेंज इन विच न्यूटन्स लॉज विल वर्क. एंड देन फाइनली इट सेज कि जरूरी नहीं है कि एक बार कोई लॉ बन गया तो वो लॉ चेंज नहीं किया सकता. इट डिपेंड्स ऑन अगेन एक्सपेरिमेंट्स डन. साइंस में सब कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड है. अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो काम नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम्हें वो लॉ चेंज करना पड़ेगा. कोई तो आएगा जो बताएगा कि आइदर ये लॉ बिल्कुल गड़बड़ है या फिर इस लॉ में छोटे छोटे मॉडिफिकेशन चाहिए. जैसे सेम थिंग हैपेंड विथ मरकरी. जब मरकरी के साथ मरकरी को ऑब्जर्व किया जाने लगा तो पता चला मरकरी भी अपने जगह से कहीं और दिख रहा था. अगर यहाँ होना चाहिए वहां दिख रहा है, वहां होना चाहिए ऐसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस दिख रहा है. सो पीपल डिड दिस प्रेडिक्शन अगेन, राइट. इनफैक्ट पीपल वर सो कन्विंस्ड कि न्यूटन्स लॉ सही है, लोगों ने बोला कि ये जो मरकरी इधर उधर चल रहा है इसके पीछे भी हो ना हो एक दूसरा प्लेनेट है. एंड दे वर सो कन्विंस्ड बाय द हिस्ट्री. नेपच्यून के डिस्कवरी के बाद इतना कन्विंस थे कि उन्होंने उस इनविजिबल प्लेनेट का नाम भी दे दिया. इफ यू लुक अप द इंटरनेट यू विल फाइंड दिस नेम वल्कन. वल्कन इज द प्लेनेट, नेम ऑफ द प्लेनेट गिवन कि इसके पीछे हो ना हो मरकरी के पीछे वल्कन कहा थे, और वो वल्कन कभी ना कभी तो मिलेगा. और लोग ढूंढना शुरू कर दिए और ढूंढते रह गए, राइट. 100 साल तक ढूंढते लगे, उनको कोई वल्कन नहीं मिला. फिर आइंस्टाइन साहब आए पिक्चर में, उन्होंने अपनी थ्योरी दी और वो थ्योरी बताया कि न्यूटन का लॉ जो है वो कहीं कहीं पे काम नहीं करेगा. कौन सी जगह पे काम नहीं करेगा, जब कहीं पे बहुत हेवी मास हो या फिर कोई भी चीज इतना स्पीड से चल रहा है कि उसका स्पीड लाइट के बराबर हो जाए, तो ये दोनों सिचुएशन में न्यूटन का लॉ काम नहीं करता. उस रेंज में न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है. तो कौन काम करेगा उस रेंज में, फिर आइंस्टाइन के थ्योरीज काम करते हैं. एंड देन पीपल अप्लाइड आइंस्टाइन्स थ्योरीज एंड फाउंड दैट यू डोंट नीड दिस वल्कन. उस थ्योरी जो बताता है कि मरकरी जो है वो इधर उधर ऐसा जो कर रहा है, इसके पीछे का रीजन था कि ये पूरी सच्चाई नहीं थी. ये उस समय काम नहीं करेगा जब अगल बगल बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट, वेरी हेवी ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे मरकरी के बगल में सन है, राइट. सन इज अ वेरी हेवी स्टार एंड क्योंकि मरकरी के बगल में, तो मरकरी के ऑर्बिट को चेंज कर देता है, राइट. दिस इज हाउ लॉज वर्क. लॉज को ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया तो बोल दिया, अब कहानी खत्म. सो यू हैव द कैपेसिटी, कल को हो सकता है तुम्हारे मन में कुछ ऐसा आए जो तुम्हें लगे कि नहीं ये लॉ गड़बड़ है, और तुम कुछ निकालो, तुम कुछ बताओ और तुम्हें एक नोबेल प्राइज मिल जाए, राइट. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे क्लास में ऐसा कोई निकला तो. इसलिए मैं तुम्हें क्लास 8 में ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ ताकि तुम तैयार हो जाओ, है ना, नोबेल प्राइज जीतने के लिए. तैयार हो, मतलब अगला लिखने के लिए तैयार. चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो फिजिकल क्वांटिटीज. नेक्स्ट टॉपिक लिखो फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. सो इफ यू लुक एट फिजिक्स, मतलब ये लिखो मत, इफ यू लुक एट फिजिक्स, तो फिजिक्स में
इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, राइट। हम किसी भी चीज को मेजर करना चाहते हैं, जैसे तुम बचपन से करते आए हो, डिस्टेंस, राइट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स all of you know, although you might not know it in very detail, but or very specific detail, but तुम्हें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, तुम्हें पता है कि स्पीड क्या होता है, और तुम्हें पता है कि इसको मेजर किया जाता है। वो मेजर कैसे करते हैं, नंबर कैसे आता है, वो कहानी तुम सीखने वाले हो क्लास 8-9 में, बट ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर मेजरमेंट्स डन। फिजिक्स जो है पूरी मेजरमेंट की कहानी है, राइट। हमें सब कुछ मेजर करना होता है, और इनफैक्ट हम अगर मेजर कर सकते हैं तो ही वो फिजिक्स है। अगर कोई भी ऐसा चीज है जो मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब वो फिजिक्स नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इमोशंस को तुम नंबर नहीं दे सकते। जैसे कोई स्पीड चलो, कोई कार चल रहा है, अब कार को तुम बोल सकते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। व्हेन यू गिव दैट नंबर, देन यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट, यू कैन मेजर इट। अगर उसमें कुछ चेंज हुआ तो तुम्हें पता चलेगा, बट ह्यूमन इमोशंस का कोई के पीछे कोई नंबर नहीं दे सकते, राइट। से यू आर इंटेलिजेंट, बट आई कैन नॉट गिव अ नंबर टू दैट इंटेलिजेंस, ये देखो इसका 2.34 इंटेलिजेंट है, राइट, या बहुत अच्छा है, ये इज अ वेरी गुड बॉय, but that good cannot be associated with a number, and since it cannot be associated with a number, it doesn't qualify for a physical quantity. तो physical quantity किसे कहेंगे? ऐसे चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिकल एस्पेक्ट या नेचर को समझने में यूज हो। लिखो, all the quantities which are used all the quantities which are used to describe the laws of physics are known as physical quantities. All the quantities which are used to describe the laws of physics are known as physical quantities. These quantities, next line, these quantities are measurable quantities. These quantities are measurable. तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? वो क्वांटिटीज जिसके बेसिस पे हम फिजिकल लॉस को समझने की कोशिश करते हैं। अभी अब लोग उसके ऊपर और डिटेल लिखेंगे, पहले लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, और चिंता मत करो, अभी हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ऑल ऑफ यू नो मोस्ट ऑफ दिस, कोई नया चीज बहुत नहीं सीखने मिलेगा। ठीक है, एक होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, based on directional properties, and based on dependency. Based on directional properties, there are again two classifications. पहला को बोलते हैं स्केलर्स, and now most of you know what I'm talking about. और दूसरे को कहते हैं वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हालांकि इसमें एक और होता है टेंसर्स, बट फिलहाल तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, दैट इज टू अर्ली। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी अगेन देयर आर टू काइंड्स। एक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरों को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। Fundamental quantities are also known as base quantities. These are also known as base quantities.
ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, दूसरा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। डायरेक्शन के हिसाब से स्केलर और वेक्टर, और डिपेंडेंसी के हिसाब से फंडामेंटल और डिराइव्ड। हर एक के बारे में हम लोग लिखेंगे और हर एक के बारे में समझेंगे, चिंता मत करो। पहला टॉपिक डालो स्केलर्स, पहला लिखो स्केलर क्वांटिटी, पहला टॉपिक डालो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, all physical quantities which have only magnitude, but no direction. The physical quantities which have only magnitude but no direction are called scalar quantities. Example mass, time, density, volume, work, energy, etc. इसमें एक टेम्परेचर भी जोड़ लो, टेम्परेचर एटसेट्रा से लिख लो टेम्परेचर। These are all what kind of quantities? Scalar quantities. Scalar quantity का मतलब it does not require any direction, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो मेरे पास एक बोरा चावल है और मैंने कहा कि इसमें 10 किलो चावल है, राइट। अगर मैं इसको बोलूं 10 किलो चावल, तो ये उस चावल के मास को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता है। इसके अलावा तुम्हें उसको समझने के लिए और कोई, उसके मास को समझने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। 10 किलो इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसका मास कितना है, राइट। जैसे मैं बोलूं कि हमारा क्लास 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचना मत, बोल रहा हूँ एग्जाम्पल है, राइट। हमारा क्लास 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टाइम, राइट, ये बता रहा है टाइम। बट मैंने कभी बोला कि लेफ्ट साइड का 5 सेकंड की, राइट साइड का 5 सेकंड की, ऊपर का 5 सेकंड की, नीचे का 5 सेकंड, यानी कि टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ नंबर बताना है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बट लेट्स से मैंने तुम्हें बोला कि यहां से मेरा पैलेस, आई हैव अ पैलेस, यहां से मेरा पैलेस 10 किलोमीटर दूर है, यहां से मेरा पैलेस 10 किलोमीटर दूर है, जाओ चले जाओ वहां। क्या ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी है कि यहां से 10 किलोमीटर? ये एकदम सही है, दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू, मतलब इन द सेंस मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेरा एक पैलेस है जो यहां से 10 किलोमीटर दूर है। अगर मैं तुम्हें इतना इंफॉर्मेशन दे दूं, क्या तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन काफी है उस पैलेस से पहुंचने के लिए? क्यों नहीं? मुझे और इसके साथ मुझे क्या बताना पड़ेगा ताकि तुम उस पैलेस तक पहुंच जाओ? डायरेक्शन देना पड़ेगा कि तुम्हें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कि लेफ्ट जाना है, कि ऊपर जाना है, कि नीचे जाना है, कि साउथ जाना है, कि नॉर्थ जाना है। आई हैव टू टेल यू द डायरेक्शन एज वेल, राइट। सो दीज आर क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर along with magnitude they also require direction। सिर्फ 10 किलोमीटर बोलने से नहीं होगा, 10 किलोमीटर के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि किधर जाना पड़ेगा। कैन यू सी द डिफरेंस? एक क्वांटिटी ऐसा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया तो काम हो गया, 10 किलो चावल, 5 मिनट के बाद ग्लास ऑफ, राइट। आई डोंट हैव टू टेल कि किधर। बट इफ आई टेल यू कि मेरा पैलेस 10 किलोमीटर दूर है, देन आई हैव टू गिव यू एडिशनल इंफॉर्मेशन कि किधर जाना पड़ेगा, राइट। मैंने बोला, जैसे मान लो मैंने बोला कि करना मत, मैंने बोला इस टेबल को धक्का दो, क्या ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, मान लो इसको 10 न्यूटन धक्का दो, फोर्स का न्यूटन होता है, मैंने बोला 10 न्यूटन धक्का दो, क्या ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए एडिक्वेट है ये डिटरमाइन करना कि धक्का कैसे लगाना है? कि मुझे साथ में ये भी बोलना चाहिए कि धक्का उधर लगाना है कि धक्का इधर लगाना है? क्या दोनों में फर्क है, राइट। सो ये टाइप ऑफ क्वांटिटी कैसे क्वांटिटीज होंगे? वेक्टर, लिखो वेक्टर्स। द फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर की बात चल रही है, द फिजिकल क्वांटिटीज, मेरा पैलेस ढूंढने मतलब ना, द फिजिकल क्वांटिटीज
which have both magnitude and direction, the physical quantities which have both magnitude and direction and obeys laws of vector algebra are called vector quantities. Example, position, comma, displacement, comma, velocity, comma, force, comma, momentum, etc. Right? These are some of the quantities जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. राइट? जैसे पोजीशन, जब मैं पैलेस का एग्जांपल दिया, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? आई वाज टॉकिंग अबाउट पोजीशन. राइट? कि मेरे पैलेस का पोजीशन कहां पे है. मेरे पैलेस का पोजीशन 10 किलोमीटर दूर है, बट 10 किलोमीटर के साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, राइट में है, लेफ्ट में, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे देना पड़ता है. क्लियर है? क्या अब ये बात समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल एंड बेस्ड ऑन, इसकी बात चर्चा करेंगे. बट बेस्ड ऑन डायरेक्शन का मतलब है ऐसे क्वांटिटीज होंगे जिनको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इनको कहा गया स्केलर. और एक में दोनों की जरूरत है, इनको कहा गया वेक्टर. वेक्टर में तुमने एक सिंपल, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है कि क्वांटिटीज डायरेक्शन के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि दे शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा. इसके बारे में चिंता मत करना भी, दिस यू विल लर्न इन स्टैंडर्ड 11 व्हेन यू रीच देयर. इफ यू रीच देयर, स्टैंडर्ड 11 में हर कोई पहुंचता है, जरूरी नहीं है. अगर तुम वहां पहुंच गए तो वेक्टर अलजेब्रा सीखोगे. राइट? वेक्टर अलजेब्रा बताता है कि वेक्टर क्वांटिटीज कैसे ऐड होता है. जैसे मान लो मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स. अगर मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, राइट, एक ऑब्जेक्ट लिया और इस पे इधर कुछ फोर्स लगाया, इसको मैं F1 बोलता हूं, मान लो 10 न्यूटन का है, और एक इधर फोर्स लगाया, इनफैक्ट लेट मी पुट नंबर व्हिच इज नो, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इधर लगाया 4 न्यूटन का फोर्स. 3 न्यूटन और 4 न्यूटन. इसके पहले मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में. मैंने बोला मान लो कि मुझे यहां से यहां जाने में 3 सेकंड लगता है, मुझे यहां से यहां जाने में 3 सेकंड लगता है, और वहां से वहां जाने में 4 सेकंड और लगता है. तो बताओ मुझे यहां से वहां जाने में कितने सेकंड लगेंगे? तो तुम बिना सोच के बोल दिए 3 और 4 7. एग्रीड? अब मैं यही 3 और 4 को एक और प्रॉब्लम में दे रहा हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने इधर फोर्स लगाया 3 न्यूटन और इधर फोर्स लगाया 4 न्यूटन. तो इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स फील होगा? तो आंसर है 7 न्यूटन. ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि इस पे इधर लग रहा है 5 न्यूटन. राइट? विच मीन्स तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं 5 कहां से है, तुम्हें ये सोचने की जरूरत है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 + 4 7 वाला मैथ्स काम नहीं करता, यहाँ पे 3 + 4 5 वाला मैथ्स काम करता है. वो जो मैथ्स है उसी का नाम क्या दिया गया? वेक्टर अलजेब्रा. जो सीखोगे जब वेक्टर सीखेंगे. क्लियर है? तो 3 और 4 हमेशा 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, बल्कि 5 भी हो सकता है. राइट? ठीक, नेक्स्ट लिखो. कैसे? बहुत अच्छी बात. यही मैं चाहता हूं कि तुम में ये जो क्या बोलते हैं इंक्विजिटिवनेस जागे, ताकि तुम आगे चल के आगे का काम करो. मैं इतना पढ़ा और तुम जाके छोड़ दो तो फिर मजा नहीं आएगा. नाउ यू शुड रिसर्च. राइट? जो तुम यूट्यूब में टाइम पास करो रोज जाके, इस पे करो कि 3 और 4 5 कैसे हो सकता है. नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो. बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities, physical quantities which do not depend upon other quantities for their complete definition are known as fundamental quantities. Example,
एग्जाम्पल मास कॉमा लेंथ, मास कॉमा लेंथ कॉमा टाइम कॉमा इलेक्ट्रिक करंट कॉमा टेम्परेचर कॉमा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस and luminous intensity तो इसे रिपीट कर दे रहा हूं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ना 2-3 चीजें बिफोर आई राइट द नेक्स्ट पार्ट। देखो स्केलर मैंने लिखवाया था और एग्जांपल भी दिया था, बट असली स्केलर कब समझ में आया? असली स्केलर कब समझ में आया? जब वेक्टर समझ में आया। अरे तभी तो समझे कि डायरेक्शन क्या चीज होती है, तब तो समझ में आया कि स्केलर में जो डायरेक्शन नहीं है वो क्या है। तो अभी जो तुमने लिखा एग्जाम्पल, ये ढंग से तब समझ में आएगा जब क्या लिख लेंगे? डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी तब समझ में आएगा जब डिराइव क्वांटिटीज के बारे में लिखो। तो लिखो पहले डिराइव क्वांटिटीज, देन आई विल टेल यू 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स। नेक्स्ट लिखो डिराइव क्वांटिटीज, physical quantities which can be expressed physical quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are known as derived quantities. Example, speed, velocity, force, acceleration, volume, density, etc. क्या बोल रहा है समझो अच्छे से, एकदम सिंपल कहानी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मास को समझने के लिए सिर्फ मास की जरूरत है और किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत अच्छा फील नहीं मिलता। बट लुक एट स्पीड, ऑल ऑफ यू नो स्पीड का जनरल डेफिनेशन, ऑल्दो स्पीड का अलग अलग डेफिनेशन होता है, बट जनरल डेफिनेशन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। डिस्टेंस इज लेंथ। और लेंथ किसके एग्जांपल में आया देखो? फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद, बेस क्वांटिटी। और नीचे टाइम, टाइम कहां पे आया? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि स्पीड ऐसा क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, राइट? स्पीड का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, स्पीड किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ और टाइम पे। लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? किसी पे नहीं। लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? वो खुद ही राजा है। टाइम किस पे डिपेंडेंट है? खुद पे, खुद ही राजा है। जो खुद ही राजा वाले हैं, जिसकी डिपेंडेंसी दूसरे पे नहीं है, वो कैसे क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। जो दूसरे पे डिपेंडेंट है वो डिराइव क्वांटिटी। जैसे एक और ले वेलोसिटी या फोर्स लेते, चलो फोर्स, चलो एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, पढ़ोगे आगे चल के। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, और वेलोसिटी ऑलरेडी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी। और डिवाइड बाय टाइम और हो गया, तो ये भी डिराइव क्वांटिटी हो गया। फोर्स अभी अभी पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी किसके किस पे है? मास पे और एक्सेलरेशन पे। और एक्सेलरेशन की डिपेंडेंसी किस पे है? वेलोसिटी पे और टाइम पे। और वेलोसिटी की डिपेंडेंसी किस पे है? लेंथ पे और टाइम पे। यानी कि फोर्स जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। तीन डिपेंडेंसीज है। तो ऐसे डिपेंडेंसी वाले फिजिकल क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया? सिंपल एकदम। अगर खुद अपने आप पे एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर किसी और पे डिपेंडेंट है तो नाउ हियर इज द सरप्राइजिंग बिट। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे पास फिजिकल लॉज है, जितना भी ब्रह्मांड में चीजें मिली है, जितना भी चीजें दिख रही, इन सब में देयर आर गिन के
7 fundamental quantities. There are only 7 fundamental quantities. उसके बाहर और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी अभी तक हमें नहीं मिला है। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो तुमने लिखे हुए हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल है। बाकी सारे क्वांटिटी कैसे हैं? डिराइव। इन सातों के अलावा कोई भी नाम मिल जाए जिंदगी में और पूछा जाए कि बताओ ये क्वांटिटी कैसा है, तो तुम्हारा आंसर होगा डिराइव। मैंने पूछा एनर्जी कैसा क्वांटिटी? डिराइव। वर्क कैसा क्वांटिटी? तुम्हें पता भी नहीं है क्या है ये सब, लेकिन तुम्हें पता है कि ये डिराइव्ड होगा क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी तो साथ ही। ठीक, नेक्स्ट लिखो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले समझ लो क्या लिखने जा रहे हैं, देन प्रोबब्ली इट विल मेक मोर सेंस टू राइट इट डाउन। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे मान लो लेंथ है और मैंने कहा या फिर मास है या फिर टाइम है, जो भी हमने ये कहा कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होने वाला है? मेजरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है मेजरमेंट। तो अगर मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूनिट्स। बिना यूनिट्स के मेजर कैसे करोगे? अगर मैंने बोला कि बताओ इस इस पेंसिल का लेंथ कितना है, राइट? तो तुम्हारा जो भी आंसर होगा उसमें एक यूनिट होगा। यू कैन नॉट से कि सर इस पेंसिल का लेंथ है 10.5। अब 10.5 क्या? 10.5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर? आई हैव नो आइडिया, राइट? जब तक तुम यूनिट नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये 10.5 सेंटीमीटर का था। अगर तुम्हें 10.5 सेंटीमीटर बोल दिया देन आई नो तुम किस वक्त की बात करो। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 चीजों की आवश्यकता है। क्या क्या? एक नंबर और एक यूनिट। अभी उस यूनिट की बात कर रहे हैं, लिखो the chosen reference the chosen reference standard the chosen reference standard of measurement in multiples of which a physical quantity is expressed is called the unit of that quantity is called the unit of that quantity. Example 45 meter is equal to 45 times 1 meter. 45 meter means 45 times 1 meter, or 30 seconds means 30 times 1 second. 400 grams means 400 times 1 gram. ठीक, तो क्या बोल रहा है ये? यूनिट का मतलब क्या हुआ? सुना ध्यान से। यूनिट का मतलब ये हुआ कि हम अपने में मिलजुल के बाय कन्वेंशन हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो 7 क्वांटिटी हमें मेजर करनी है इसके लिए हम क्या यूनिट रखेंगे। हमारा 7 क्वांटिटी क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं ए लिखता हूं चलो, टेम्परेचर जिसको मैं के लिखता हूं चलो टी लिख देता हूं, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनस इंटेंसिटी, राइट? सो नाउ वी विल डिसाइड कि हम इनको मेजर करने के लिए क्या यूनिट रखेंगे। You don't have to know all the units right now. Although I'm going to tell you all the units, you don't have to know all the units. But ये समझना जरूरी है कि वो units क्या है और किस वो measurement क्या बता रहा है. So here is, मान लो हमने डिसाइड किया आज के बाद कि इस लेंथ को ये जो भी लेंथ है, जितना भी लेंथ है, इसको हम आज से 1 तोशित बोलेंगे।
आज से हमारा लेंथ का मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ तोशित। सो दिस इज 1 तोशित। सब लोग एग्री कर लिए। वंस वी एग्री है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉपीराइट है ना उसका, तो मैं पूछ लूँ उससे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि हमारा 1 तोशित है। अब मुझे पूछा गया कि बताओ इस बोर्ड का लेंथ कितना है या हाइट कितना है। तो मेरा काम एकदम आसान है, मैं क्या करूंगा, मैं तोशित को लूंगा, मतलब 1 तोशित लूंगा और बिठाता चलूंगा इसके ऊपर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, रफ मेजरमेंट कर रहा हूं, 5 बार, 6 बार, 7 बार और ये लो 8 बार। तो मैं कहूंगा इस बोर्ड का हाइट है 8 तोशित, और तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो भी बिल्कुल वही जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 1 तोशित इज दिस लेंथ। सो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी फॉर दैट यूनिट, राइट। इसी तरह से 1 मीटर का भी एग्रीमेंट बनाया गया कि हम 1 मीटर किसको बोलेंगे, इसका एक एग्रीमेंट बनाया गया। अगला एग्जांपल रिद्धिमान का होगा, ठीक, 1 मीटर। सो 1 मीटर जो भी लेंथ, कैसे वो लेंथ आता है दैट यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 11, उसकी बात भूल जाते हैं, बट जो जिसको भी हमने 1 मीटर मान लिया, राइट, उस 1 मीटर का कितना मल्टीपल्स उसके मेजरमेंट, जैसे मान लो 1 मीटर इतना होता और मुझे पूछा था कि बताओ ये बोर्ड कितने मीटर का है, तो फिर मैं वही करता, इस 1 मीटर को बिठाता और बिठाते चलता और देखता कितनी बार ये कवर कर रहा है। मान लो अगर ये 3 बार कवर कर रहा होता तो मैं इसको बोर्ड का लेंथ क्या लिख देता, 3 मीटर्स। व्हाट वुड दैट मीन, दैट दिस इज 3 टाइम्स 1 मीटर, ये हमने लिखा, राइट, 45 टाइम्स 1 मीटर। इसी तरह से हमने 1 सेकंड को यूनिट मान लिया, कितने टाइम को उतने, वो जो एक बार कक करके होता है उसको हमने बोल दिया कि 1 सेकंड बोलेंगे। एंड नाउ इफ आई टेल यू 30 सेकंड्स, यू नो इन योर माइंड कि वो जो सेकंड वाला कांटा है वो कितनी बार चला होगा, 30 बार चला होगा, तब वो 30 सेकंड हुआ होगा, राइट। सिमिलरली फॉर 400 ग्राम्स एंड सो ऑन। सो 1 ग्राम कितना वेट हो उसको हम डिसाइड कर लेंगे कि आज से इसका जो भी वेट है वो है 1 ग्राम मान लो, या 1 रिद्धिमान। और मान लो मुझे वेट करना है कि मेरा आईपैड का वेट कितना है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल मेक कॉपीज ऑफ दिस, पुट द आईपैड ऑन वन साइड एंड पुट रिद्धिमान ऑन द अदर साइड। और मान लो ऐसा दिख रहा है हमारा आईपैड नीचे और रिद्धिमान ऊपर, तो अच्छा नहीं लगा तुम्हारा एग्जाम्पल और दो, राइट। फिर एक और रिद्धिमान ऊपर रखा और देखा आईपैड ऊपर आ गया थोड़ा सा, फिर एक और रिद्धिमान ऊपर रखा तो आईपैड ऐसा आ गया, फिर एक और रखा तो बिल्कुल ऐसा ऐसा हो गया। तो क्योंकि 4 बार रिद्धिमान रखा और आईपैड सीधा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इस आईपैड का वेट कितना है, 4 रिद्धिमान। क्या बिल्कुल क्लियर है यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट के बारे में हम लोग और भी लिखेंगे, ठीक है, विल राइट ऑल द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज वेरी सून। इनफैक्ट लिख ही लो वहां पे, क्योंकि बेस यूनिट का लिख लो, चलो लिखो, लेंथ का लिख लो, यूनिट इज, यहाँ पे लिख दो, लेंथ का यूनिट इज मीटर, मीटर METR। एक टेबल बना लो, मेक अ टेबल, टेबल बनाओ, सीरियल नंबर, फंडामेंटल क्वांटिटी पूरा लिखोगे तुम, यूनिट, सिंबल, इसमें से फिलहाल तुम्हें 3 का ही काम है, बाकी मैं लिखवा के दे रहा हूँ। 2 कभी, मतलब एक कभी नहीं दिखेगा, एक बहुत लेट में जाके दिखेगा। तो पहला था लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा था टाइम, चौथा था इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, सो लेंथ का यूनिट इज मीटर, METRE, मीटर, मास का किलोग्राम,
टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर एम्पियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारा काम किया था। टेम्परेचर का होता है केल्विन, वेरी गुड, केल्विन। केल्विन इज अगेन एक साइंटिस्ट, लॉर्ड केल्विन फ्रॉम आई बिलीव लंडन। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE, दिस यू विल सी इन स्टैंडर्ड 9th केमिस्ट्री। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, CANDL, दिस यू विल नेवर सी, नॉट टिल स्टैंडर्ड 12th। आगे चल के कुछ मिल जाए तो मिल जाए। CANDE, सिंगल एल, डबल एल नहीं, कैंडेला। ना सबके सिंबल दिए गए, जैसे मीटर का सिंबल है M, किलोग्राम का है kg, सेकंड का है S, एम्पियर का है A, केल्विन का है कैपिटल K, मोल का है MOL और कैंडेला का है CD। ना ध्यान देना एक चीज, जब भी यूनिट लिखोगे, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, सुना ध्यान से, ऑल्दो दिस आर स्मॉल टेक्निकलिटीज, जब भी यूनिट लिखोगे अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है तो द नेम विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। यहाँ पे देखो, एम्पियर जो है साइंटिस्ट है, स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। केल्विन जो है साइंटिस्ट है, स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। क्यों ऐसा? सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द पर्सन एंड द यूनिट, राइट। अगर मैंने बोला कि केल्विन का घर लंदन में है, तो के स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू द पर्सन। बट मैंने बोला यहाँ का टेम्परेचर अभी 100 केल्विन है, 200 केल्विन है, 400 केल्विन है, then the k should be small because now I am referring to the unit. जब यूनिट को रेफर करेंगे तो स्मॉल और पर्सन को रेफर करेंगे तो कैपिटल। बट if I am using symbol, then if it is the name of a scientist, then it becomes capital. छोटी टेक्निकलिटीज है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। सो A, K ये सारे स्मॉल, ये सारे कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। लेट मीटर को कैपिटल M मत लिख देना, kg को कैपिटल K मत लिखना। आई हैव सीन मेनी पीपल राइट कैपिटल kg, गलत है फिजिक्स के हिसाब से। सिमिलरली सेकंड के लिए स्मॉल s, मोल के लिए स्मॉल m और कैंडेला के लिए स्मॉल c। ठीक, छोटे टेक्निकलिटीज, ऑल तो तुम्हें कोई गलत नहीं बोलेगा अगर तुम kg को कैपिटल K लिख दोगे, आई एम श्योर तुम्हें कोई गलत नहीं देने वाला, बट यू शुड नो दैट the way of writing it is small k. क्लियर है? सो 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 यूनिट्स और 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो पुराने जमाने में, व्हेन आई से पुराने जमाने, बिफोर द 20th century, सुना ध्यान से, बिफोर द 20th century पीपल वेर यूजिंग देयर ओन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर जगह पे अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होता था। जैसे ब्रिटिश लोग ब्रिटेन में एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे, उसको कहते थे FPS सिस्टम। वी विल राइट दोस थिंग्स, हम लोग लिखें, उसको बोलते हैं FPS सिस्टम। सिमिलरली फ्रांस में एक और यूज होता था, उसको कहते हैं CGS सिस्टम, पढ़ चुके हो राइट, CGS सिस्टम। Then there was one more universally used system that was called MKS system, right? ये सारे systems हैं। इंडिया में भी कुछ सिस्टम था। इंडिया में भी अगर तुम पुराने जमाने की बात करोगे तो people used to measure things differently। अगर अभी भी तुम्हारे नानी परनानी दादी परदादी टाइप से बात करोगे, if available, then they'll tell you, they'll measure things in different ways। देखो घर पे अभी भी बित्ता चलता होगा, right? एक बित्ता, दो बित्ता करते हो ना जी। So that was a type of crude measurement that we used to follow. So every place had its own system of units. Now in the or before 20th century we were mostly interested, before 19th century I should say, we were mostly interested in measuring 3 things: length, mass and time, जो कि अभी भी तुम करते हो। अगर तुम देखो सारे मेजरमेंट तुम्हारे किस पे डिपेंडेंट है, या तो लेंथ या फिर मास या फिर टाइम। तुम्हारी जो डिराइव्ड यूनिट्स भी है जिनके बारे में तुम जानते हो, उनमें भी क्या क्या अभी सिर्फ लेंथ, मास और टाइम, इसके अलावा कोई भी यूनिट्स पे तुमने काम नहीं किया। सोचो जितना भी तुम चीज जानते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लोगे, इज बेस्ड ऑन सिंपली 3 थिंग्स: लेंथ, मास एंड टाइम। तो पुराने जमाने में ही था। तो ये लेंथ, मास और टाइम सबके क्वांटिटीज में आते थे और सब लोगों ने अपना अपना यूनिट बना के रखा हुआ था।
ठीक, ये यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखो पहला लिखो FPS। FPS ब्रैकेट में लिखो ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। I'm going to make a table. If you wish, you can make a table, or if you want to write separately, you can do that. तो लेंथ, मास, टाइम, तीन को मेजर करने वाले हैं। सो इस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था फीट में, अभी भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। जब मैं तुम्हें हाइट पूछूं तुम्हारा, तो तुम अपना हाइट जो है वो मीटर सेंटीमीटर में नहीं बताते हो, तुम क्या बोलोगे? 5 फुट 2 इंच, राइट। 4 फुट 8 इंच, अभी भी करते हो ना। तो जो फुट है, फीट है, दैट इज द फीट, बिकॉज वी आर यूजिंग ब्रिटिश सिस्टम। बहुत अच्छी आ रही है, दबा दो थोड़ा सा, है मेरे पास एक मस्त कैप्सूल। ऐसी जब भी आप मुझे बोलना, मस्त कैप्सूल है मेरे पास। मास के लिए यूज करते थे पाउंड, और टाइम के लिए यूज करते थे सेकंड, राइट। सिंबल्स अगर देखो तो फीट के लिए FT यूज होता था, पाउंड के लिए LB यूज होता था, और सेकंड के लिए S यूज होता था। दैट इज वाई FPS, राइट, FPS। ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया। फ्रेंच अपना ही सिस्टम यूज करते थे, उसका नाम था CGS। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसमें लिख लेना फ्रेंच, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। गाउस जो था, मिस्टर गाउस वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। उसके नाम का सिस्टम, उसमें लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, CM बोलते थे। मास को ग्राम्स में, G लिखते थे। याद रखना, ग्राम में G लिखते हैं, GM नहीं लिखते। आई हैव सीन पीपल राइट GM, ग्राम इज ओनली G। एंड टाइम सेकंड, S। देन देयर वाज अ मोर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं है, इसको कहते थे MKS सिस्टम। इसमें लेंथ को किया जाता था मीटर में, मास को किया जाता था किलोग्राम में, और टाइम को किया जाता था सेकंड्स। So these are 3 system of units that you should know. FPS, CGS, MKS. ठीक। Then in the 20th century, 21st century, in fact 21st century में था, people started to realize कि अगर ये लोग अलग अलग फॉलो करते रहे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। In fact, if you look at history, plane crashes हुए हैं because people have been measuring differently. I don't remember the exact countries, but I think एक बार ब्रिटिश और रशियन के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था, और एक ने कुछ फीट में बता दिया, दूसरे ने कुछ मीटर में समझ लिया, और दोनों प्लेन जो है वो आपस में आके टकरा गए, just because they were using different systems. Then there were many engineering defects. यूएस से कुछ बन के आता था, इंडिया में नहीं चलता था। यूएस से कुछ बन के आता था, ब्रिटेन में चलता था, क्योंकि उसने मीटर में बनाया, इधर सेंटीमीटर, फीट में कर दिया, उधर कुछ और कर दिया, ऐसी सारी कहानी चल रही थी। सो पीपल सून रियलाइज कि अगर हम ऐसा, क्योंकि अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, लोग एक दूसरे का सामान यूज कर रहे थे, तो ये समझ में आ गया कि अगर सब लोग अपना अपना यूज करते रहे तो बहुत जल्दी chaos होने वाला है। To ensure that this chaos doesn't happen, what they did was they agreed on a international system of units, जिसको हम कहते हैं SI unit. The last unit that you will know is SI unit. SI system of units. Now, SI system of units is simply an extension of MKS. मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि तुम SI system ऑलरेडी लिख चुके हो। SI system is simply a extension of MKS, जिसमें लेंथ को अभी भी मीटर में यूज करेंगे, इसको किलोग्राम में और इसको सेकंड में, और इन 3 क्वांटिटी के अलावा SI सिस्टम में 4 more quantities were introduced. Which were they? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। तो वो जो तुमने टेबल बनाया
वो टेबल कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है? एसआई सिस्टम। तो उसमें टेबल में हेडिंग लगा लो और लिख लो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसका कुछ फ्रेंच या कुछ तो फ्रेंच स्पेनिश नाम है, सिस्टेमी इंटरनेशनली ऐसा कुछ तो है, इसलिए उसका नाम एसआई यूनिट। वी विल कॉल दिस द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बट कॉल इट एसआई। ठीक, ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कहानी।